हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर्नशिप 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है साथियों आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का जो पीडीएफ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। कल आपकी सिर्फ एक ही क्लास आई थी, जीके जीएस की। रीजनिंग और हिंदी की क्लास जो है मिस हो गई थी। सुबह अर्जेंट में जो है मुझे जॉब पे निकलना था ऑफिस के लिए, तो इसकी वजह से जो है आपकी दो क्लासेस मिस हो गई थी। ठीक है, बाकी जीके और जीएस की क्लास आपको सुबह आ गई थी टाइम से। ठीक है, तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है हम सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो है तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, जिसके भी भाई बहन हो, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, जो भी 2026 में अपना बीएड करने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ जो है क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वह जो है वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है, यानी कि जिस टैक्स पर, यानी कि जो उनका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्याज। ठीक है, जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है यानी कि लोन देता है, उसे क्या कहते हैं। रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या नगद आरक्षित दर कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है साथियों, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है उसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है दूसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का, ठीक है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था, बताइए। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1947 में, 1956 में, 1969 में, 1980 में। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी जो उसका भी उत्तर है सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सही को, बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों आपका है तीसरा नंबर, लोकसभा सचिवालय सीधे किसे के नियंत्रण में आती है, बताइए। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आती है, गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, लोकसभा अध्यक्ष के, या राष्ट्रपति के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, लोकसभा सचिवालय की अगर बात की जाएगी तो सीधे जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला, मतलब सी वाला जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सामने दिया गया है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामूहिक प्रतिरूप की पेशकश की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने, ठीक है, किस एक्ट ने जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है एक्ट ऑफ 1909 ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, या मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है,
यूके की पार्लियामेंट द्वारा पारित एक अधिनियम जिसमें भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी तथा मुसलमानों के लिए अलग मतदाता यानी कि अलग निर्वाचन की पेशकश की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है, महाबलीपुरम में है, तंजावुर में है या कन्याकुमारी में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तंजावुर में स्थित है। ठीक है, चोलों के बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रथम राज राज चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रथम राज राज चोल ने। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यह मंदिर जो है शिव यानी कि शंकर और बृहदेश्वर भगवान को समर्पित है। यह जो है तंजावुर तमिलनाडु में जो है स्थित है। अगला प्रश्न साथियों आपका है छठा नंबर, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया था, बताइए। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो यह आपका बना था साथियों, कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर साथियों मॉन्ट्रियल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1997 में कनाडा के नगर मॉन्ट्रियल में जो है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन रोकने के लिए एक समझौता हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। और ये समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये समझौता हुआ था सितंबर 1997 में। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों आपका 8वां नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी साथियों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सबको। लैंडस्टीनर वर्ष 1901 में जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 8वां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, बताइए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र जो है होता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को। मैग्नेटिक मेरिडियन जो है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर तथा दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी के दो चुंबकीय ध्रुवों उत्तरी ध्रुव एवं रसियो ध्रुव से होकर गुजर रही है। ठीक है, अगला है आपका है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए उत्तर दीजिएगा अटेंशन क्या होगा। पूछा है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को जो है दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहेंगे? एमुलेटर कहते हैं, सिमुलेटर कहते हैं, इवेल्युएटर कहते हैं, पीसीबी कहते हैं उसको। तो उसे कहा जाता है आपका एमुलेटर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सबको। कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली में एमुलेटर एक कंप्यूटर सिस्टम जिसे होस्ट कहते हैं, यह जो है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जिसे गेस्ट कहते हैं की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, एमुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम की नकल के लिए फंक्शन करता है। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका अपचयन। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। लौह अयस्क से लोहा निर्माण करने की प्रक्रिया के दौरान पात्या भट्टी से अपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वर्षा में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? वन वर्षा में। ठीक है, वर्षा वन में, सॉरी, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो पेड़ के नीचे जो है कुछ अलग अलग प्रकार की जो है झाड़ उग जाते हैं। ठीक है, वनस्पति उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका अंडर स्टोरी। ठीक है, क्योंकि वह जो है किसी पेड़ के नीचे उगा हुआ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? अंडर स्टोरी किसी जंगल या जंगली क्षेत्र में वनस्पति के नीचे पाई जाने वाली परत होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 12 नंबर,
रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है बताइए। रोल इन शब्द जो है किस में प्रयुक्त होता है साथियों, इसका सही उत्तर बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। रोल इन शब्द जो है किस में प्रयुक्त होता है, तो रोल इन शब्द की अगर बात की जाए तो आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता है, कोची है या तूतीकोरिन है, क्या है बताइए। उत्तर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाती है मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक है। क्लियर सही को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर आपसे पूछा है साथियों इसमें। ठीक है। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है। याद रखिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और इसके साथ एक और शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, वो भी बताइएगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में आपका एक किया गया था। ठीक है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है। ठीक है। ये तीन शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है। क्लियर सभी को। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 15 नंबर। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है साथियों किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति की जय जंग हो। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति की जंग हो, इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो है आपका दिया था साथियों भगत सिंह ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसका। इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे को जो है भगत सिंह एवं उनके साथियों ने दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली असेंबली में जो 8 अप्रैल 1929 को जो है एक धमाके करने वाले बम फोड़ते हुए बुलंद किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है बताइए। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो आपकी स्थित है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सही को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 17वां। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है बताइए। देखिए मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया कि जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस आपको अच्छी लगी पसंद आ रही है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और जिसने अभी तक एक बार चेक लिया क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका कनपट्टी की पाली से। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। मस्तिष्क में दृश्य सूचना विकोडन और व्याख्या का संबंध आपका टेम्पोरल लोब यानी कि कनपट्टी की पाली से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? प्लेनिंग जो आपका फ्लेमिंग है इसका वाम हस्त नियम जो है किससे संबंधित है? तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बाएं हाथ का नियम। ठीक है। या जो है किससे संबंधित है साथियों, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा साथियों किससे, तो आपका राइट आंसर साथियों धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है। याद रखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है एक आपका स्मृति सहायक विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर। एक गोल किसका कोलाइड होता है, मतलब कोलाइड विलयन होता है बताइए। एक घोल जो है किसका कोलाइड विलयन होता है? तो एक घोल की अगर बात करेंगे तो आपका द्रव्य में द्रव्य का। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है। एक घोल यानी कि इम्ल्शन, द्रव्य में द्रव्य का क्या होता है, कोलाइड विलयन होता है। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या जो है मल जल उपचार का
उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? चलिए उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों, आपका होता है गाढ़ा कीचड़, ठीक है, स्लग, ठीक है, क्लियर सभी को? स्लग यानी कि गाढ़ा कीचड़ जो है मलजल उपचार का उप उत्पाद जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 21 है, 21 नंबर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट यानी बैंक, ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, एनडीबी का मुख्यालय आपका देखा जाएगा जो साथियों संघाई चीन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का जो मुख्यालय है आपका संघाई चीन में स्थित है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए 22 है, 22 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथी, आपका राइट आंसर करो। क्या पूछा क्या गया है पहले ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका इराकी शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ? बगदाद है, मौसूल है, किरकुक है, या बसरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगदाद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, बगदाद जो है इराक की राजधानी भी है, इतने याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 23, 23 नंबर। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक जो है साथियों कौन तैयार करता है? तो इसका जिम्मा जो लिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक तैयार करना का काम किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 24 है, 24। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका सही उत्तर। चलिए 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं, बताइए। प्याज में जो खाद्य पदार्थ है किस रूप में संचयित होता है? तो प्याज में खाद्य पदार्थ की अगर बात की जाएगी तो आपका आइडेंटिफाई होते हैं सेल्यूलोज के रूप में संचयित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास के बारे में जो भी आपको बताना होगा नीचे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और जाते रहते जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।